अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सनिया शाह और आप हैं इस वक्त अरीद शाह के यूट्यूब चैनल अरीद शाह नावल पे। तो गाइस, आज हुआ क्या कि आपकी जो राइटर है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका गला एकदम बैठा हुआ है, उसकी आवाज़ गले से निकल नहीं रही और उसको गले में बहुत पेन है। तो वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझसे गन पॉइंट पर रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है। मैं क्या करूँ, मुझे रिकॉर्डिंग का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और मैंने कभी इतना ज़्यादा की भी नहीं। और मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मुझे इतना आइडिया नहीं कि मैं कैसे करूँ ना। इसलिए मैं उसको बोल रही थी कि तुम ट्राई करो, कि तुम कर लो, लेकिन उसके गले से आवाज़ बाहर निकल ही नहीं रही, एकदम गला बिल्कुल बैठा हुआ है उसका। तो आज की एपिसोड की रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। आप बर्दाश्त कर लेना। जैसे वैसे तो आप अरीज को बर्दाश्त करते हो, जो बंदा अरीज को बर्दाश्त कर सकता है वो मुझे तो कर ही सकता है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बातूनी भी नहीं हूँ और मुझे आप लोग आसानी से बर्दाश्त कर लोगे, यही उम्मीद कर सकती हूँ। तो चले आज की किस स्टार्ट करते हैं। मरमे का ईज़ान, किस नंबर 121, अरीज शाह। गाड़ी आकर घर के दरवाजे के बाहर रुकी थी। वो गाड़ी से निकलते हुए घर के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि अचानक किसी ने पीछे से ज़ोरदार डंडा इसके सर पर मारा था। इससे पहले कि वो मुड़कर देखता, एक दफ़ा फिर से हमला किया गया था और इस दफ़ा वो लोहे का राड इसे अच्छा खासा जख्मी कर गया था। समीर इसके साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी इसे एक लम्हे के लिए यही लगा था कि समीर ने इस पर हमला किया है। वो कुछ समझ पाता या सामने खड़े आदमी को अपनी धुंधलाई आंखों से देख पाता, इससे पहले ही इसने एक और वार किया था और इस दफ़ा वो अपने होशो हवास से बेगाना हो गया था। अचानक हुए हमले ने इसे संभलने का वक्त तक न दिया था। इसे होश आ चुका था। आगे पीछे से आवाज़ें आ रही थी और हर आवाज़ को वो सुन रहा था। वो लम्हे में जान गया था कि इस वक्त वो अब्दुल्ला रईस के हाथ लग चुका है। गुस्से की एक लहर इसके पूरे जिस्म से उठी थी, जबकि अपने पेट से उठे इसी दर्द को इसने एक दफ़ा फिर से महसूस किया था, जो 3 साल पहले वो महसूस कर चुका था। हाँ, इसके साथ एक बार फिर से वही हरकत की गई थी। इसने अपने गुस्से को काबू करते हुए बेड से उठना चाहा तो दर्द की लहरें तेज़ होने लगी, लेकिन वो इस दर्द को बर्दाश्त कर लेगा। वो अपने आप को ख़त्म कर देगा, लेकिन कोई भी हराम काम अब नहीं होने देगा। वो कभी एक ड्रग स्मगलर नहीं बनेगा और ना ही वो इस चीज़ के लिए अपने आप को इस्तेमाल होने देगा। इसने वहीं पर सामने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की गई चीज़ों को देखा था। वो नहीं जानता था कि इसके बाद वो बच पाएगा। गाइस सॉरी इसके बाद वो बच पाएगा या नहीं, लेकिन वो खुद के साथ कोई हराम काम नहीं होने देगा, ये इसने फैसला कर लिया था। वो आगे बढ़ते हुए अपने ऊपर से वो बड़ा सा गॉन हटा चुका था, जो ऑपरेशन के दौरान इसे पहनाया गया था। इसके पेट पर बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी, जिसे एक झटके में इसने खोला था। सामने जिंदगी थी या मौत। एक लम्हे के लिए इसे अपने बाप का ख्याल आया था। वो अच्छा था या बुरा था, जैसा भी था वो इसका बाप था। इसे डब्ल्यू की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था इसका दोस्त अपनी जान से बढ़कर इसके बच्चे की हिफाजत करेगा। इसने रफील की जिम्मेदारी ली थी और अब वो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो चुका था। इसे रफील की भी परवाह नहीं थी। हाँ, रसल शायद इसके मरने पर बहुत रोता, खुद को ना संभाल पाता, लेकिन वो जानता था वक्त हर चीज़ का मरहम है। और वो लड़की, इसने जैसे ही कैंची उठाकर अपने जख्म के करीब की, एक लम्हे के लिए वो चेहरा इसकी आंखों के सामने घूम गया। क्या इसके दिल की दुनिया में मोहब्बत पंजे गाड़ चुकी थी? क्या वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हो चुका था? क्या इसे मोहब्बत हो गई थी इस लड़की से? मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर ज़िंदा बच गया तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर करूँगा। इसने खुद से वादा करते हुए अपने स्टिचेस काटने स्टार्ट किए थे। जख्म कितना गहरा था इसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन तकलीफ से इसकी जान जा रही थी। इसने खुद को बहुत मुश्किल से चिल्लाने से रोक रखा था। अगर वो चिल्लाता तो सब लोग यहाँ आकर इसे इस काम से रोक लेते। इसने स्टिचेस खोले तो खून लहरों की सूरत ज़मीन पर बहने लगा। इसकी आंखें धुंधला चुकी थी, तकलीफ से आंखों में पानी भरा था। वो देख नहीं पा रहा था कि वो अपने साथ क्या जुल्म कर रहा है। अपना पेट काटते हुए इसने अपने जख्म पर हाथ फेरे। इस प्लास्टिक की थैली को महसूस करना चाहा था, जो अंदर इसकी रगों के साथ एडजस्ट की गई थी। इसने एक झटके से इसे निकालकर बाहर फेंका तो एक दर्दनाक चीख से पूरा कमरा गूंज उठा था।
जब इसे बाहर से अपने बाप की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ है मेरा बेटा, बताओ मुझे। वो ज़ख्मों से चूर वहाँ दाखिल हुआ था। वही सब कुछ हो रहा था जो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले हुआ था। इसके बाप को ब्लैकमेल किया गया था। इसे वक्त पर मिस्र पहुँचाने के लिए कहा गया था। यकीनन एक दफ़ा फिर से वही सब कुछ होने वाला था। इसे परवाह न थी। इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। याद तो सिर्फ इतना कि इसके हवास खोने से पहले इसका बाप तड़प रहा था। अब्दुल्ला रईस को धमकियां दे रहा था। इसे जान से मारने की बात कर रहा था। इसे परवाह नहीं थी। बस वो अपना काम कर चुका था। अब अगर वो दोबारा इसके अंदर ड्रग डालने की कोशिश करते तो इसकी मौत यकीनी थी। वो जानता था कि अब इसका बाप इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वह समीर के साथ भागते हुए अंदर कमरे की तरफ आया तो इसे बेड पर बहुत बुरी हालत में खून में लथपथ देखकर मजीद घबरा गया। समझने और सोचने का वक्त हरगिज़ नहीं था। बहाज ने बस अपने बेटे की जान बचानी थी और किसी भी हालत में बचानी थी। वो इसे लेकर फ़ौरन वहाँ से निकला था, ये जाने बिना कि वो अब्दुल्ला रईस के मकसद को कामयाब होने से रोक चुका है। जबकि अब्दुल्ला रईस ने तो देखने की भी जहमत ना की थी कि कायजान की क्या हालत है। जबकि समीर इसे जाते हुए अंदर जाने का इशारा कर रहा था। शायद वो समझ चुका था कायजान ने क्या किया है, या शायद वो भी शक की कैफियत में था, क्योंकि इतनी हिम्मत तो कोई भी नहीं कर सकता था कि अपने ताज़ा ऑपरेशन को खोलकर इसके पीछे मकसद को नाकाम बनाया जाए। और फिर जितना खून वहाँ पर था, शायद ही इसने कभी किसी ऑपरेशन थिएटर में देखा था। इसने डॉक्टर की पूरी टीम इकट्ठी कर ली थी जो जहाज़ में ही इसका इलाज कर रही थी। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत ज़्यादा खून ज़ाया होने की वजह से कायजान की हालत ख़राब हो रही थी। जबकि डॉक्टर्स इसे बता चुके थे कि इसके पेट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे जहर फैल सकता हो। मतलब साफ था कि इसने अपने पेट से इस चीज़ को बाहर निकाल कर फेंक दिया था। कभी सुना भी नहीं था किसी ने इस तरह की हरकत की हो। और इसका बेटा अपनी जान पर खेल गया था, लेकिन इसने वो हराम काम अपने साथ होने नहीं दिया था। अब्दुल्ला रईस का कहना था कि इसके बेटे का स्टेमिना बहुत हाई है। वो एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा हिम्मत रखता है। इसका ऑपरेशन बार बार किया जा सकता है और जानी नुकसान का रिस्क भी बहुत कम है। लेकिन जो भी था, वो अपने बेटे को इस सब चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहता था। 3 महीने के बाद इसे होश आया था। खून ज़ाया हो जाने की वजह से इसकी बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ चुके थे। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पिछले 3 महीनों में वो मिस्र के अस्पताल में दाखिल था, जहाँ पर हर वक्त इसका बाप इसके साथ रहता था। जबकि समीर अपने किसी ज़रूरी काम की वजह से वापस लौट आया था। वहाँ रसल और रफ़ील इसके साथ ही थे। इसकी बॉडी पार्ट्स इसकी बॉडी इन 3 महीनों में रिस्पॉन्स तो कर रही थी, लेकिन वह वापस दुनिया की तरफ नहीं लौट पा रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि ये कोमा की एक हालत है, लेकिन इस हालत में वो हर चीज़ को समझ रहा था। वो दुनिया से बेखबर नहीं था। रसल और रफ़ील के साथ साथ डब्ल्यू भी अपना प्यार इस पर अलग अलग अंदाज में जिताता था। इसके पेट पर काफ़ी बड़ा कट था, क्योंकि एक कट तो वो था जो ऑपरेशन के दौरान इसे लगाया गया था, जबकि दूसरा कट इसकी अपनी गलती की वजह से लगा था, जो पहले वाले कट को अच्छा खासा लंबा कर गया था। और डॉक्टर के मुताबिक ये निशान सारी ज़िंदगी इसके साथ ही रहने वाला था। वो आज अस्पताल में ही था जब वो तीनों इसे मिलने के लिए आए। डब्ल्यू को देखकर वो मुस्कुरा दिया था। पहली दफ़ा जब बहाज ने डब्ल्यू को देखा था, वो बहुत परेशान हो गया था कि कहीं ये चीते का बच्चा इसके बेटे को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन फिर रसल ने इसे बताया कि वो इसका बच्चा है, जिसे वो अपने बेटे की तरह रखता है। इसे खुशी हुई थी ये जानकर कि इसने एनिमल कॉन्टैक्ट कोर्स नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानवरों से अपना कनेक्शन बहुत मजबूत कर चुका था। कुछ ढंग का खिलाओ मुझे, ये क्या खिला रहे हो, मुझे नहीं खाना। ये इसने सूप की चम्मच को एक तरफ करते हुए कहा था। कायजान बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें ये खाना चाहिए, इससे तुम्हारी हेल्थ बेहतर होगी। वो आज इसके पास बैठा इसे समझा रहा था, जो ज़िंदगी के लिए अच्छा होता है वही करना चाहिए ना। तो आपके लिए ये काम अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। और पता है आपको मुझ पर हमला किसने किया था? आपके लाडले बेटे समीर ने। मुझे पता है आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे अब्दुल्ला रईस तक पहुँचाने वाला आपका बेटा ही था। 2 से 3 दफ़ा मेरे सर पर लोहे की रॉड से वार किया था। हाँ, मैं नहीं जानता कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वही था, ये मैं जानता हूँ। और इतना ही नहीं, जब ऑपरेशन करने के लिए मुझे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाए गए थे, इस वक्त भी मैंने समीर की आवाज़ सुनी थी। वो बोल ही रहा था जब समीर कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, लगता है मेरे बारे में बातें चल रही हैं। और देखो मैं आ गया और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ।
छोटे भाई तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशी देने वाला हूँ। आह, तुमने इतनी जल्दी रिकवर किया है तो गिफ्ट तो बनता है ना, और तुम्हारे लिए। लेकिन इसके लिए ना तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हम तुम्हें बिल्कुल बीमार नहीं देख सकते, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो मैं वैसे भी तुम्हारे हाबू की मलका को लेकर आया हूँ। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। कम माया, शर्माने की ज़रूरत नहीं है यार। इसने मुस्कुराते हुए वापस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे, जबकि कायसान हैरत से दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहाँ से दाखिल होती लड़की ने शायद कमरे के अंदर नहीं बल्कि इसके दिल की धड़कनों पर कदम रखे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वो नज़र झुकाए बहुत नरम लहजे में बात कर रही थी। इसकी आवाज़ थोड़ी अलग थी इस दिन से, लेकिन ये वही थी, बस इसका कद थोड़ा सा लंबा लग रहा था। शायद इसने हील पहनी हुई थी। माया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड बहुत हैंडसम है। तुम्हें कॉलेज में देखते ही फिदा हो गया है तुम पर, और मुझसे कहता है कि ये लड़की कौन है। समीर ये लड़की बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तुमने तो इसकी ज़बान पर ही ताले लगा दिए थे। ऐसा आशिक हुआ था तुम्हारा कि हद नहीं। और मुबारक हो मेरे प्यारे भाई, हमारी माया नर्सिंग का कोर्स कर रही है, तुम्हारा खास ख्याल रखेगी। बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ यार इसे, इतनी मुश्किल से इन्फॉर्मेशन निकाली है ना कि हद नहीं। माया का आगे पीछे कोई नहीं है, एक शेल्टर होम की मदद से वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रही है, लेकिन मैंने इसे यकीन दिलाया है कि इसकी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आहर मेरा भाई मोहब्बत करता है इससे, इसकी ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं होगी, राइट? समीर बोले जा रहा था जबकि वो सामने खड़ी इस लड़की को देख रहा था। शायद वो काफ़ी फासले पर था, इसके कद को ठीक से वो नहीं देख पाया था। और आवाज़ का क्या है, वो तो कभी भी बदल जाती है। हाँ, लेकिन इस लड़की के चेहरे से वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन ये चेहरा वही था। इस दिन इसे लग रहा था कि शायद वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तलबा की स्टूडेंट होगी, लेकिन आज इसे देखकर लग रहा था कि यकीनन वो 18 साल से ऊपर की है और नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। मतलब वो अपना कॉलेज लेवल पास कर चुकी थी। सादे से आसमानी रंग के सूट के साथ इसने बड़ा सा दुपट्टा खुद पर ले रखा था, लेकिन वह दुपट्टा इसके सर पर नहीं था। हाँ, ये बात एतराज़ उठाने वाली तो हरगिज़ नहीं थी, लेकिन इस दिन इस लड़की ने कॉलेज में स्कार्फ लेकर रखा था। इस दिन इसने बहुत खूबसूरती से खुद को कवर करके रखा था। शायद इस दिन इस स्कार्फ की अंदर इसके मासूम चेहरे को देखकर कायजान के दिल की दुनिया बदल गई थी। आज वो थोड़ी अलग थी, लेकिन इससे अलग रूप में देखकर वो अपनी मोहब्बत को तो नहीं बदल सकता था ना। हाँ, इसे इस लड़की से मोहब्बत थी, बेशुमार मोहब्बत थी। वो पहली नज़र में इससे मोहब्बत कर बैठा था। पिछले 3 महीनों में इस बिस्तर पर लेटे लेटे इसकी सोच कई दफ़ा इसकी आवाज़ की तरफ गई थी, इस चेहरे की तरफ गई थी जो आज इसकी ज़िंदगी में आ गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो जानता तक नहीं था समीर, तुमने मुझे खुश कर दिया बेटा। मेरे बेटे की पहली ख्वाहिश पूरी करके तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। मैं निकाह करना चाहता हूँ। वह समीर से बोल रहे थे जब अचानक आइजान ने कहा, माया शादी के लिए तैयार है तो मज़ीद देर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं निकाह करना चाहता हूँ। वैसे भी इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो ये मेरे साथ ही रहेगी। इसने माया की तरफ देखते हुए कहा था, जो सर झुकाए खड़ी थी, जबकि रसल रफील हैरानगी से इसे देख रहे थे। इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला? जबकि माया के चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी, और ऐसी ही परेशानी समीर के चेहरे पर भी थी। सो गाइस, यकीनन आपको अरीज से ज़्यादा मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी तो नहीं लगी होगी, आई नो, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर पसंद नहीं भी आई तो भी लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों की राइटर इतनी बीमार होकर आपके लिए एपिसोड लिख रही है, और मेरे लिए एक लाइक तो बनता है। इतनी मेहनत करके मैंने रिकॉर्डिंग की है। आई होप कि आप लोग आज के दिन मुझे झेल लोगे। इंशाल्लाह कल से आपकी राइटर, अगर उसकी तबीयत ठीक हुई तो कल से कोशिश यही होगी कि वो खुद से रिकॉर्डिंग करे। अगर वो खुद से रिकॉर्डिंग नहीं कर रही तो कल भी आपको मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो सब